जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर पिछले 24 घंटों से गायब है। उसकी तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई कांटेक्ट स्थापित नहीं हो पाया है। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। मौसम खराब है, उस कारण कहा जा रहा है कि दुर्घटना हुई है। फिर यह भी कहा जा रहा है कि कहीं मोसाद ने, इजराइल ने रईसी से बदला तो नहीं ले लिया है, ईरान से बदला तो नहीं ले लिया है। लेकिन चंद तस्वीरों को देखिए आप। ये तस्वीरें बता रही हैं कि मौसम बेहद खराब था, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या रईसी का हेलीकॉप्टर अकेला था? क्योंकि जो जानकारी है उसके अनुसार 2 हेलीकॉप्टर और एक उनके साथ थे, यानी कि 3 हेलीकॉप्टर की कॉन्वॉय चल रही थी। तो तीनों ही हेलीकॉप्टर एक साथ दुर्घटना का शिकार कैसे हो सकते हैं? इसी को समझने के लिए हम सीधा ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर के पास चल रहे हैं। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, एयरफोर्स में लंबा वक्त दे चुके हैं, उन्हीं से समझते हैं। यूके देवनाथ सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग राजेश। सर, ईरान के राष्ट्रपति रईसी का कल से ही हेलीकॉप्टर कहा जा रहा है कि हार्ड लैंडिंग हो चुका है, कुछ कह रहे हैं कि क्रैश हो चुका है, लेकिन इतना है कि अभी तक कोई कांटेक्ट स्थापित नहीं हो पाया है। एक बड़े हादसे का अंदेशा है और जिसको लेकर एक खलबली ईरान में भी और पूरी दुनिया में मची हुई है। अलग अलग पॉइंट से मैं समझना चाहूंगा। पहले तो कहा जा रहा है कि ये हार्ड लैंडिंग है, इसको मेरे दर्शकों को समझाइएगा, ये क्या है और क्रैश से ये कितनी अलग होती है सर? हाँ राजेश, जब कोई हेलीकॉप्टर लैंड करता है तो पायलट बहुत ध्यान से आस्ते से उसको जमीन पर उतारता है, नॉर्मल लैंडिंग में। और कभी कभी ऐसा होता है कि किन्हीं कारणों से, चाहे मौसम हो, चाहे कुछ यांत्रिक खराबी हो, या पायलट की जजमेंट में थोड़ा एरर हो जाए, हवाई जहाज आस्ते से सॉफ्ट लैंडिंग की जगह धड़ाम से टच करता है जमीन को। थोड़ा बाउंस भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं हार्ड लैंडिंग। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर होता है हेलीकॉप्टर का, वो डिजाइन इस तरह से करता है कि अगर हार्ड लैंडिंग हो जाए तो भी हेलीकॉप्टर को या उसके पैसेंजर्स को कोई खास क्षति ना हो जाए। तो अभी जो खबरें मिल रही हैं उसके अनुसार ऐसा लग रहा है कि तुर्की ने मदद के लिए एक ड्रोन भेजा था, शायद बायरेक्टर ड्रोन भेजा था। और जब वो क्रैश साइट के ऊपर घूम रहा था तो उसको बादलों में से कुछ हीट सोर्स नजर आया। तो तुर्की ने ये जो बादलों से नीचे जमीन के ऊपर जो इंफ्रारेड हीट सोर्स दिख रहा था, उसकी ग्रिड रेफरेंस दे दी ईरानी रेस्क्यू टीम्स को। और ईरानी रेस्क्यू टीम्स जब वहां पहुंची हैं तो वो दावा कर रही हैं कि वो मात्र 2 किलोमीटर दूर हैं क्रैश साइट से। और उन्होंने जो दूर से आकलन किया है हेलीकॉप्टर को देखकर, वो कह रहे हैं कि हेलीकॉप्टर उनको शायद दिख गया है, लेकिन बहुत क्षतिग्रस्त हालत में दिख रहा है। तो बहुत जल्दी ही जो क्रैश साइट है वहां पर फिजिकली रेस्क्यू टीम पहुंचने वाली है और वहां पहुंचकर बता पाएंगे कि प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी किस हालत में है। जी जी सर, उसी को लेकर टेंशन हो रही है, क्योंकि राष्ट्रपति हैं और भारत के ईरान के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। लेकिन क्या, जो अहम पॉइंट सर, क्या ईरान के राष्ट्रपति रईसी का हेलीकॉप्टर अकेला था? क्योंकि जो मेरे पास जानकारी है वो ये भी कह रही है कि एक हेलीकॉप्टर नहीं था, बल्कि 2 हेलीकॉप्टर उनके साथ और थे जो अधिकारियों को लेकर चल रहे थे। एक साथ 3 हेलीकॉप्टर कैसे हादसे का शिकार हो सकते हैं सर? ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ। हाँ, राजेश, क्या हो रहा है कि इब्राहिम रईसी गए थे अजरबैजान में एक डैम का इनॉग्रेशन कराने के लिए। वो डैम ऐसी जगह पर है जो कि ईरान और अजरबैजान के बॉर्डर पर ही कहा जा सकता है रफली। उसके इनॉग्रेशन के बाद वो वापस आ रहे थे। तो जब गए थे तो उनके साथ उनके विदेश मंत्री गए थे, ऊर्जा मंत्री गए थे, ट्रांसपोर्ट मंत्री गए थे। तो जब इनॉग्रेशन खत्म हो गया तो शाम को जब वो वापस आ रहे थे तो 3-3 हेलीकॉप्टर वापस आ रहे थे। एक हेलीकॉप्टर में उनके ऊर्जा मंत्री थे, एक हेलीकॉप्टर में उनके ट्रांसपोर्ट मंत्री थे, और इस वाले हेलीकॉप्टर में इब्राहिम रईसी अपने विदेश मंत्री के साथ थे। तो जो हेलीकॉप्टर ऊर्जा मंत्री का था और ट्रांसपोर्ट मंत्री का था वो तो वापस सेफली आ गया ईरान में।
और ये ठीक है। वाला हेलीकॉप्टर जो है, ये अपेरेंटली जो रिपोर्टें आ रही हैं, मौसम बहुत खराब था, विजिबिलिटी बहुत पुअर थी, 24 घंटे से जोरदार बारिशें हो रही थी। तो अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि क्या कारण हो सकता है। सर, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आप राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर को छोड़कर आप सेफ आ गए? आप कमांडर को छोड़ के जो उनकी प्रोटेक्शन वाले थे वो सेफ आ गए सर। क्या कह रहे हैं सर आप? वाकई में ऐसा है तो ये तो फिर बहुत बड़ी बात है सर। राजेश, जो एसओपी होता है उसमें हमेशा ये तय किया जाता है कि अगर कोई दुर्घटना होगी तो बाकी हेलीकॉप्टर्स का क्या रोल होगा। अभी जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें दिख रहा है कि जो रूट था, वो रूट जो था उसमें काफी बादल था, धुंध था, विजिबिलिटी पुअर थी। तो जो बाकी हेलीकॉप्टर नंबर 2 और 3 थे, अगर वो भी वहां चक्कर मारते राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर को ढूंढने के लिए, तो एक तो इतनी पुअर धुंध में उनको कुछ दिखता नहीं, दूसरा ये भी हो सकता है कि वो खुद भी क्षतिग्रस्त हो जाते। जो मुझे लग रहा है ये सिचुएशन आईएफआर थी, इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग कंडीशन थी। तो ऐसी हालत में पायलट को क्लियर निर्देश होता है कि वो सीधा धुंध वाले इलाके से निकलकर, बादल वाले इलाके से निकलकर किसी सेफ जगह पर जाके लैंड कर जाए। मुझे दर्शकों को याद दिलाना चाहिए कि हमारी जो पहले सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत, उनका भी ऊटी में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था वो कुछ कुछ ऐसी हालतों में ही हुआ था। बादल था, धुंध था, हल्का एक टेक्निकल पॉइंट जो आपकी बातों से मुझे समझ में आया उसको मैं फिर समझना चाहूंगा। 3 हेलीकॉप्टर थे, 2 अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, राष्ट्रपति का नहीं पहुंचा, लेकिन टर्की आके लोकेशन बता रहा है, टर्की का ड्रोन, कि यहां पे दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर हुआ है। क्या वो पायलट सो रहे थे सर जब उनको पता चला कि तीसरा हेलीकॉप्टर कहां गया हमारे साथ? क्या उनको पता नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे लास्ट मोमेंट यहां तक वो हेलीकॉप्टर हमारे साथ था? टर्की का ड्रोन आके बता रहा है सर। हाँ राजेश, क्या हुआ कि जब भी ऐसी वीआईपी हेलीकॉप्टर मूवमेंट चलती हैं, तो आमतौर पे अगर विजिबिलिटी अच्छी है तो हेलीकॉप्टर्स के बीच में गैप कम होता है, समझिए आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर मात्र। लेकिन जब इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग कंडीशन हो जाती है, यानी पुअर विजिबिलिटी है, धुंध है, क्लाउड है, तो पायलट प्लान के हिसाब से सुनियोजित करके हेलीकॉप्टर्स के बीच का जो गैप है वो ज्यादा कर लेते हैं। समझिए लॉन्गिट्यूडिनल गैप जो है वो आपस में 2 हेलीकॉप्टर के बीच में बढ़ाकर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर कर लेते हैं। तो ये हमारी एयरफोर्स भी ऐसी करती है। जब हम वीएफआर में होते हैं, विजुअल फ्लाइट में होते हैं, तो एक फॉर्मेशन के हेलीकॉप्टर आपस में मात्र आधा किलोमीटर दूर हो सकते हैं, 1 किलोमीटर दूर हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही आईएफआर यानी इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग कंडीशन आ जाती हैं, तो प्लान के हिसाब से हेलीकॉप्टर्स के बीच का जो गैप है वो बढ़ाकर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर कर लिया जाता है। जहां तक तुर्किश बायरेक्टर ड्रोन की बात है, क्या हुआ कि जैसे ही कल शाम को 6 बजे के आसपास ये खबरें आनी शुरू हुई, तो आसपास के जितने मुल्क हैं, जिसमें हम सऊदी ले लें, इराक ले लें, सीरिया ले लें, सबने अपने अपने सर्च टीम और अपने अपने यहाँ से हेलीकॉप्टर टीम्स को वॉलंटियर किया कि हम डेप्यूट करते हैं। इसी तरह से तुर्की ने भी वॉलंटियर किया और तुर्की ने अपने ड्रोन को भेजा। अब इसमें कोई शक नहीं है कि वहां पर जितने मुस्लिम देश हैं, अरब देश हैं या पश्चिम एशिया के देशों में तुर्की ही टेक्नोलॉजी में थोड़ा आगे है। ऐसे वाले ड्रोन सऊदी के पास भी हैं, लेकिन सऊदी ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल ईरान के ऊपर तभी कर सकेगा अगर उसको अमेरिका से परमिशन मिल जाए। तो इसलिए सऊदी ने अमेरिकन जो ड्रोन हैं उनको सर्च एंड रेस्क्यू में नहीं लगाया, तुर्की ने लगा दिया। जी, मेरा तो बस पायलट को लेकर सवाल था कि मुझे लगता है कि उनको पता होना चाहिए थे कहां पे क्रैश हुआ है, और कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि कमांडर घायल है या कमांडर गायब है और आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जा रहे हैं। तो ये एक चिंता का सवाल। लेकिन आखिरी पॉइंट जो सोशल मीडिया पे कर्मा रिपीट बैक, कर्मा बैक की कहानी चल रही है कि मोसाद ने एक बड़ा ऑपरेशन कर दिया है, इजराइल ने सर्जिकल जो स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक ईरान ने की थी उसका बदला ले लिया है, इससे कितना इत्तेफाक आप रखते हैं?
हाँ राजेश, मोसाद के बारे में काफी सारी रोमांटिक कहानियां पिछले 50 साल से हैं। उनमें से काफी हद तक सच्चाई भी है। मोसाद ने ना सिर्फ इसराइल के अंदर वरन इसराइल के बाहर, यूरोप में, अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका तक जाकर अपने अपने ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। अब ये जो घटना हुई है, ये हुई है ईरान और अजरबैजान के बॉर्डर पर। वहां पर मोसाद की मौजूदगी अगर है तो ये बहुत ही बड़ी कामयाबी होगी मोसाद के लिए, क्योंकि दोनों ही देश, अजरबैजान जो है वो भी और ईरान तो है ही, दोनों ही देश इजराइल को और मोसाद को अपने यहाँ से ऑपरेट करने के लिए, सीक्रेट ऑपरेशंस के लिए भी जगह नहीं देंगे। बस मुझे एक सेकंड दे दीजिए, क्योंकि अजरबैजान के बारे में जो जानकारी है, अजरबैजान और इजराइल के संबंध बहुत अच्छे हैं। इजराइल के ड्रोन का ही इस्तेमाल अजरबैजान ने अर्मीनिया के खिलाफ किया था और बहुत बड़ी डिफेंस डील है दोनों के बीच में सर। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो फिलहाल ये विजिट थी, ये विजिट का मुख्य उद्देश्य था अजरबैजान और ईरान के बीच में जो रिश्ते हैं उनको फिर से मजबूत बनाना। इसलिए अजरबैजान ने अपने डैम के इनॉग्रेशन के लिए ईरान के राष्ट्रपति को बुलाया। तो ऐसी हालत में अजरबैजान कोवर्ट ऑपरेशन में मोसाद को हेल्प करेगा, ये थोड़ा दूर की कौड़ी है, लेकिन कौड़ी अजरबैजान में है। मौजूदगी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अजरबैजान ने हेल्प की है, लेकिन मोसाद की मौजूदगी वहां पर हो सकती है, मैं इस लिहाज से बोल रहा हूं। हाँ, मोसाद की मौजूदगी तो ईरान के अंदर भी मानी जाती है। मोसाद के हाथ बहुत लंबे हैं। वो एंगल डेफिनेटली अगर है तो आस्ते आस्ते सामने आएगा, लेकिन फिलहाल उसकी चर्चा सोशल मीडिया में ही है। कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी मीडिया ऑफ रेप्यूट इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आपने इतना कीमती समय दिया, तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से समझाया सर। थैंक यू। जय हिंद सर। थैंक यू। जय हिंद राजेश।